हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स की ऊष्मागतिकी की तीसरी और अंतिम वीडियो। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी के तीनों नियम और गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण। केवल उसका सूत्रीय निरूपण है, ज़्यादा डिटेल में नहीं है आपके सिलेबस में। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आज हमारा पहला टॉपिक है ऊष्मागतिकी का पार्ट थर्ड है। आज इसे तीसरी वीडियो है ना, पार्ट थर्ड हो गया। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वास्तव में ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ठीक है, सरल शब्दों में इसे समझा जाए तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है। क्या है सुनिए। किसी निकाय को दी गई ऊष्मा, किसी निकाय को दी गई ऊष्मा उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने और उस निकाय पर कार्य करने में व्यय होती है। एक तो ऐसे कह सकते हैं, लेकिन इसको लिखेंगे तो आप थोड़ा शायद आपको ओड सा लगेगा, ठीक है, अजीब सा लगेगा। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन हम आपको बताते हैं। किसी तंत्र को दी गई ऊष्मा Q उस तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन डेल्टा E तथा तंत्र पर किए गए कार्य W के योग के बराबर होती है। ये इसकी एक लाइन की डेफिनेशन है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। किसी निकाय को दी गई ऊष्मा Q, ब्रैकेट में लिख देंगे Q, किसी निकाय को दी गई ऊष्मा Q उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा में होने वाली वृद्धि या परिवर्तन डेल्टा E तथा निकाय पर किए गए कार्य W के योग के बराबर होती है। तो Q ऊष्मा हम यदि तंत्र को निकाय को दे तो वो किसके बराबर होगी? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा E और उस पर किए गए कार्य के बराबर। यही ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। जहां Q है निकाय को दी गई ऊष्मा, डेल्टा E है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और W है निकाय या तंत्र पर किया गया कार्य। तो इसी से डेफिनेशन बन जाती है इसकी। किसी निकाय को दी गई ऊष्मा उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन तथा निकाय पर किए गए कार्य के योग के बराबर होती है। यही ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। तो ये हो गया आपका सूत्र के रूप में प्रथम नियम। परंतु हम जानते हैं क्या होता है, परंतु W बराबर होता है P डेल्टा V, दाब गुणा आयतन परिवर्तन। ये कैसे होता है वो हम अभी आपको अलग से बताएंगे। तो इसको इसमें अप्लाई कर देंगे W की जगह, तो क्या हो जाएगा, आता है Q बराबर हो जाएगा डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। ये हो गया आपका ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ये भी और ये भी दोनों एक ही चीज़ है। W बराबर P डेल्टा V की होती है। अब आप सोचोगे कि W बराबर P डेल्टा V कैसे हो गया? P है दाब और डेल्टा V है आयतन में परिवर्तन। तो देखिए बताते हैं कैसे हो गया। आपने पढ़ा होगा कार्य क्या होता है? बल और बल की दिशा में होने वाले विस्थापन। किसी वस्तु पर लगने वाले बल और बल की दिशा में होने वाले विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। FD ये पढ़ा होगा आपने फिजिक्स में, कक्षा 10 में 9 में शायद। W बराबर FD होता है बल गुणा विस्थापन। लेकिन हम क्या करें, देखिए इसमें थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। F में हम गुणा कर देते हैं गुणा A बटे A कर देते हैं। ये D तो है ही है, ठीक है, आगे गुणा में D में है तो एक ही गुणा कर दिया और एक ही भाग दे दिया। ठीक है, तो इसका मतलब कुछ नहीं है किया जाएगा कट के। तो हमने कर लिया है F अपॉन A
गुणा ए इंटू डी, ए गुणा डी, क्षेत्रफल गुणा विस्थापन। ये एफ अपॉन ए क्या होता है? दाब। किसी पृष्ठ, एकांक पृष्ठ के अभिलंबवत लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो P बराबर होता है एफ अपॉन ए, तो इसकी जगह आ जाएगा एफ अपॉन ए की जगह P, यानी कि दाब गुणा ए इंटू डी। यह है क्षेत्रफल, डी क्या है? विस्थापन। विस्थापन मतलब दूरी है, एक तरह से लंबाई है। क्षेत्रफल और लंबाई का गुणनफल क्या हो जाता है? आयतन। ए गुणा एल क्या हो जाता है? आयतन हो जाता है। लेकिन ये क्या है? विस्थापन है, दूरी निश्चित नहीं है। विस्थापन होता है परिवर्तनशील, हो सकता है 1 मीटर है, पता चले 2 मीटर है, ठीक है। विस्थापन परिवर्तनशील है, इसलिए क्षेत्रफल और विस्थापन है तो दूरी ही, लेकिन इसको विस्थापन है, परिवर्तनशील है, इसलिए इन दोनों के गुणनफल को हम आयतन नहीं मानेंगे, क्योंकि ये बदलने वाला है। डी जैसे जैसे बदलेगी तो आयतन भी बदलेगा, तो इसको मान लेंगे आयतन परिवर्तन डेल्टा वी। डेल्टा शब्द इसलिए आया है क्योंकि विस्थापन परिवर्तनशील है। अगर जो विस्थापन नहीं होता, खाली एल होती या एस होती, दूरी होती, तो सीधे हम वी मान लेते हैं। चूंकि विस्थापन परिवर्तनशील होता है, इसलिए इन दोनों का गुणनफल आयतन ना मानकर आयतन परिवर्तन। देखिए W बराबर एफ डेल्टा वी हो गया, तो यहां से आया था। नेक्स्ट है दूसरा, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। नेक्स्ट हेडिंग, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, MICS। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये एक ऐसा नियम है जिसके लिए बहुत सारे अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। यदि ऊष्मागतिकी में कोई नियम है जो सबसे ज़्यादा लोगों ने, वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपनी परिभाषाएं दी हैं, तो वो यही है, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। इसमें से 2-3 परिभाषाएं मैं आपको बता रहा हूँ अथवा कर करके, आपको जो पसंद आए वो आप याद कर सकते हैं। लिखना सभी को, लेकिन याद करते समय जो भी आपको याद रह जाए वो आप लिख सकते हैं, वो आपकी इच्छा रहेगी। देखिए क्या है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। पहला बता रहा हूँ, नंबर नहीं डालना, आपको डायरेक्ट ऐसे ही लिखना। ऊष्मा का प्रवाह सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। ध्यान से सुनिए क्या है, ऊष्मा का प्रवाह सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। यह है आपका ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, पहली परिभाषा सी है। इसका मतलब क्या होगा, आप लोहे की छड़ है कोई भी, या कोई भी बर्तन है लोहे का या किसी भी धातु का, उसका एक सिरा आग में रखेंगे तो वो सिरा गर्म हो जाएगा, उसके बाद दूसरा सिरा भी धीरे धीरे गर्म हो जाएगा, क्योंकि दूसरा सिरा ठंडा है, उसका ताप कम है, और उधर जो सिरा हमने आग में दिया है उधर उसका ताप ज़्यादा है, तो उधर से ऊष्मा हमेशा ठंडे भाग की तरफ बहेगी। तो ये इसकी पहली परिभाषा है, ऊष्मा का प्रवाह सदैव ऊंचे ताप से निम्न ताप की ओर होता है। पहली डेफिनेशन ही हो गई अथवा करके। अब दूसरी डेफिनेशन देखिए, इसके बाद दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। किसी ऐसे, ध्यान से सुनने, दूसरी डेफिनेशन बता रहा हूँ ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम की। किसी ऐसे यंत्र का निर्माण असंभव है, किसी ऐसे यंत्र का निर्माण असंभव है जो बिना किसी बाह्य सहायता के ऊष्मा को निम्न ताप से उच्च ताप की ओर प्रवाहित कर सके। थोड़ा सा चेंज करके है, वही जो पहली परिभाषा बताई है उसी का थोड़ा रूप दूसरे वैज्ञानिकों ने बनाया ये परिभाषा। किसी ऐसे यंत्र का निर्माण असंभव है जो बिना किसी बाह्य सहायता के ऊष्मा को निम्न ताप से उच्च ताप की ओर प्रवाहित कर सके। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ऐसा कोई भी मशीन नहीं बना सकते जो ऊष्मा को कम ताप से लेकर अधिक ताप की ओर भेज सके बिना किसी बाह्य सहायता के। बाह्य सहायता और एक शब्द जुड़ा हुआ है। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने आता है, जो अभी दूसरी डेफिनेशन बताई है। एसी, एयर कंडीशनर्स जो वातानुकूलक होते हैं, एसी बोलते हैं जिसको, वो क्या करता है, कमरे का टेम्परेचर
जिस कमरे में आप हैं उसका ताप कम है, लेकिन बाहर जो एटमॉस्फेयर, बाहर की जो वायु है, वायुमंडल है, उसका ताप ज़्यादा होता है। उसके बावजूद वो अंदर कमरे में की ऊष्मा को लेकर बाहर ज़्यादा ताप में को भेजता रहता है। लेकिन भेजता कैसे है, किससे चलता है? बिजली से। बाहर से उसे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बिना बिजली के वो आपकी जो है कमरे को ठंडा नहीं करेगा, आपकी कमरे की ऊष्मा को बाहर नहीं भेज सकता है। यही दूसरी डेफिनेशन में हमने बताया है, बिना किसी बाह्य सहायता के, यानी कि बिजली बाह्य सहायता हो गई, इसके बिना कम ताप कमरे की ऊष्मा को बाहर, जहाँ पर अधिक ताप है उधर को ऊष्मा को भेज नहीं सकती ऐसी। तो ये इसका उदाहरण के रूप में मान सकते हैं, लिखना नहीं है आपको, केवल ध्यान रखना, ठीक है। तो दूसरी डेफिनेशन हो गई, ऐसे यंत्र का निर्माण असंभव है जो बिना किसी बाह्य सहायता के ऊष्मा को निम्न ताप से उच्च ताप की ओर प्रवाहित कर सके, यानी कि उसे बाहर सके, दूसरी तरफ भेज सके अधिक ताप की तरफ। दूसरी डेफिनेशन हुई। उसके बाद देखते हैं तीसरी डेफिनेशन, जो कि वो भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तीसरी डेफिनेशन देखते हैं, ऐसे किसी भी आंतरिक दहन इंजन का निर्माण असंभव है। ध्यान से सुनिए क्या कह रहे हैं। ऐसे किसी भी आंतरिक दहन इंजन का निर्माण असंभव है जो ऊष्मा को समतुल्य कार्य में परिवर्तित कर सके। क्या कहा? ऐसे किसी आंतरिक दहन इंजन का निर्माण असंभव है जो पूर्ण ऊष्मा को, पूरी की पूरी ऊष्मा को समतुल्य कार्य में परिवर्तित कर सके। यह भी ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम है, ये तीसरी परिभाषा है इसकी। इसका मतलब क्या हो गया? आंतरिक दहन इंजन होते हैं जितने भी आपके बाइक, कार, स्कूटर इंजन जो चारा काटने के लिए, पानी निकालने के लिए प्रयुक्त होते हैं, वो सभी आंतरिक दहन इंजन होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर आप पेट्रोल या डीजल जलाते हैं, अंदर उनके अंदर दहन होता है, इसलिए आंतरिक दहन कहते हैं उन्हें। आंतरिक दहन इंजन होते हैं। तो उसमें क्या होता है, आप जितनी भी ईंधन जलाते हैं तो उसमें जितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है वो पूरी की पूरी कार्य में परिवर्तित नहीं होती। उसका कुछ भाग क्या होता है, आपने देखा होगा धुआं निकलता है बाहर, धुआं निकलता है तो उसका कुछ भाग तो गर्म धुएं के रूप में बाहर निकल जाता है ऊष्मा के रूप में वायुमंडल में। इसके अलावा उसे कूलिंग के लिए, उसे ठंडा करने के लिए हम पानी डालते हैं। पानी डालते हैं तो पानी का क्या फंक्शन होता है, जो उस उत्पन्न ऊष्मा है उसके कुछ भाग को अपने साथ ले जाती है ताकि इंजन ठंडा हुआ रहता है। क्योंकि सारा जो ऊष्मा उस ईंधन को जलने पर, तेल को जलने पर उत्पन्न हुई थी, वो पूरी ऊष्मा कार्य में नहीं बदल पाता इंजन, बल्कि वो ऊष्मा निकलने लगती है बाहर। तो इंजन गर्म होगा, ज़्यादा गर्म होगा तो उसकी एफिशिएंसी, उसकी कार्य क्षमता प्रभावित हो जाएगी, इसलिए उसको ठंडा किया जाता है। तो आगे समझ में? तो पूरी जितने, अगर जो उसमें पूरी ऊष्मा इंजन कार्य में बदलेगा, जो भी आप चला रहे हैं जिस चीज़ को, उस कार्य में यदि बदल दे तो आपको उसे ठंडा करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही धुआं उसमें से गर्म निकलेगा। तो ये है आपका तीसरा नियम। एक बार मतलब तीसरी परिभाषा ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम की एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। ऐसे किसी आंतरिक दहन इंजन का निर्माण असंभव है जो पूर्ण ऊष्मा को कार्य की समतुल्य मात्रा में परिवर्तित कर सके। तो ये हो गया आपका ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। अब देखते हैं ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसका एक नाम और है बच्चों, इस ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम का एक नाम और है शून्यता का नियम। इसी को क्या देते हैं, या शून्यता का नियम, जीरोथ लॉ। शून्यता का, इंग्लिश में कहते हैं इसे जीरोथ लॉ। क्या है ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम या शून्यता का नियम? देखिए, थोड़ा इन दोनों नियमों से थोड़ा हटके है। ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम या शून्यता का नियम, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और जीरोथ लॉ, एक दूसरे से, ध्यान से सुने, इसकी परिभाषा क्या है,
क्या इसकी डेफिनेशन है वो मैं बता रहा हूँ, सुनिए। एक दूसरे से पृथक रखे दो तंत्र, या एक दूसरे से पृथक दो तंत्र ए और बी, एक दूसरे से पृथक रखे दो तंत्र ए और बी यदि तीसरे तंत्र सी के साथ तापीय साम्य में है तो तंत्र ए तथा बी आपस में भी तापीय साम्य में होंगे। साम्य का मतलब दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, इक्विवेलेंट होगा, लगभग समान होगा। साम्य का मतलब दोनों तरफ का ताप समान हो, तापीय साम्य का मतलब ये होता है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, शून्यता का नियम या ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। यदि परस्पर मतलब एक दूसरे से पृथक दो तंत्र एक दूसरे से पूर्णतः अलग, ध्यान दीजिए पूर्णतः अलग, पूरी तरह से अलग है, इंसुलेटेड है, एक दूसरे से पूर्णतः अलग दो तंत्र ए और बी यदि तीसरे तंत्र सी के साथ तापीय साम्य में है तो तंत्र ए और बी आपस में भी तापीय साम्य में होंगे। तो इसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं हम लोग, देखिए क्या बनेगा। यहाँ पे बना देते हैं इसका चित्र। ये मान लीजिए तंत्र ए है, ये तंत्र बी है, दोनों एक दूसरे से पूर्णतः अलग हैं। ध्यान दीजिए ए और बी के बीच में इंसुलेटर लगा हुआ है, जैसे थर्मोकोल है वो या कोई भी चीज़ है, ठीक है, थर्मोकोल टाइप का कुछ भी है। ये तंत्र ए है, ये तंत्र बी है, दोनों के बीच में इंसुलेटर है, यानी क्या कहेंगे इसे, कुचालक भरा हुआ है ए और बी के बीच में, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं है, लेकिन दोनों ही एक तीसरे तंत्र सी के साथ, इस सी के साथ जुड़े हुए हैं, आपस में एक दूसरे से पूर्णतः अलग हैं, लेकिन तीसरे तंत्र सी के साथ जुड़े हुए हैं। तो क्या है, यदि ए और बी दोनों तंत्र सी के साथ तापीय साम्य में है, यानी कि दोनों का ताप सी के बराबर हो जाता है, इसका भी सी के बराबर, इसका भी सी के बराबर, बराबर नहीं कहते, साम्य का मतलब लगभग बराबर ही होता है। इसके साथ तापीय साम्य में है ए बी और बी बी, तो क्या होगा, उस कंडीशन में ए और बी भले एक दूसरे से दूर हैं, वो भी आपस में तापीय साम्य में होंगे। यही आपका शून्यता का नियम या ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम है। इस तरह से तापीय साम्य में हो जाएंगे। क्यों होंगे, इसमें से ऊष्मा इसमें आएगी या इसमें जाएगी, इसी प्रकार इन दोनों के बीच में ऊष्मा का आदान प्रदान होगा। तो एक कंडीशन आएगी, इसका ताप समान होगा, इसका ताप समान होगा, तो आपस में तो समान होंगे। ये इसका थर्ड लॉ है। ये हो गया आपका ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, परस्पर पूर्णतः पृथक, एक दूसरे से पूर्णतः पृथक रखे दो तंत्र ए और बी यदि तीसरे तंत्र सी के साथ तापीय साम्य में है तो दोनों तंत्र ए और बी आपस में भी तापीय साम्य में होंगे। यही ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम है और यही शून्यता का नियम है। इस चैप्टर का अब बचता है अंतिम टॉपिक, जिसका नाम है गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण। इसकी डेरिवेशन हम नहीं बताएंगे आपको, बहुत बड़ी बैठेगी, ठीक है, वो सिलेबस में भी आपके नहीं है, केवल इसका सूत्र बता देंगे, क्या क्या उसमें टर्म्स यूज है उनके नाम बता देंगे। तो अगली हेडिंग है लास्ट, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण। कहीं पे आपको गिब्स मिलेगा, कहीं पे गिब्स भी मिलेगा, कहीं पे गिब्स मिलेगा, कुछ लोग उसको बोलते हैं, कुछ किताबों में हो सकता है गिब्ज सा की जगह ज मिले, तो उसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, वो उच्चारण का तरीका है अपना अपना, कुछ सा बोलते हैं कुछ जा बोलते हैं, ठीक है, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण, इंग्लिश में कहते हैं इसे गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन।
गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ ने, दो वैज्ञानिक है, गिब्स और हेल्महोल्ट्ज़ है, इनके पूरे नाम नहीं है, शॉर्ट फॉर्म है इनके, पूरा नाम बड़े बड़े इनके। गिब्स और हेल्महोल्ट्ज़ ने किसी निकाय की मुक्त ऊर्जा और आंतरिक गिब्स और हेल्महोल्ट्ज़ ने किसी निकाय की मुक्त ऊर्जा परिवर्तन और एंथैल्पी परिवर्तन के बीच एक संबंध एक गणितीय सूत्र के द्वारा दिया, जिसे गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ ने किसी निकाय की मुक्त ऊर्जा परिवर्तन और आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन के बीच संबंध एक गणितीय सूत्र के रूप में व्यक्त किया, मतलब गणितीय सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण कहते हैं, जो इस प्रकार है। डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये आपका गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण है। अब इसमें क्या क्या है वो हम बताते हैं अब, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ ने किसी निकाय या तंत्र या निकाय एक चीज होती है, किसी निकाय की मुक्त ऊर्जा परिवर्तन और एंथैल्पी में संबंध एक गणितीय सूत्र के रूप में व्यक्त किया या प्रस्तुत किया, जिसे गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण कहते हैं, जो इस प्रकार है। डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। जहाँ क्या क्या है देखते हैं। डेल्टा जी है मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, मुक्त ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ है वो है, खाली जी होता तो मुक्त ऊर्जा हो जाती। डेल्टा का मतलब अंतर है इनके बीच, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। डेल्टा एच है एंथैल्पी परिवर्तन, एंथैल्पी परिवर्तन का मतलब उसमें चेंज, कितना चेंज हुआ है, एंथैल्पी परिवर्तन। कैपिटल टी है परम ताप। परम ताप क्या होता है वो हम आपको बता चुके हैं। गैसीय अवस्था में परम ताप होता है, केल्विन पैमाने द्वारा मापा गया ताप परम ताप कहलाता है। कैपिटल टी हो गया परम ताप। और डेल्टा एस है आपका एंट्रोपी परिवर्तन, एंट्रोपी परिवर्तन। तो बच्चों बस यही था आपके सिलेबस में, इस चैप्टर में ऊष्मा गतिकी यानी कि थर्मोडायनेमिक्स में यही था आपके चैप्टर में। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। यदि कोई शंका हो या समझ ना आया हो कोई भी टॉपिक, तो आप निसंकोच कमेंट करके पूछें या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी समस्या का समाधान अवश्य कराएं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। थैंक यू।